हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद योर टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। राइट बच्चों, हेलोजन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, उसको मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट में बच्चों एसएन रिएक्शंस भी कहते हैं। राइट। दूसरा है बच्चों इसके अंदर इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। राइट। और तीसरा है बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स। राइट बच्चों, तो हेडिंग वाइज तो ये थोड़ा ब्रीफ लग रहा है, बट हर एक हेडिंग में काफी सारा डिस्कशन है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एसएन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक ये दोनों टर्म क्लियर कर लेते हैं बच्चों। सब्स्टिट्यूशन का जहां तक मतलब है बच्चों, आप सभी इसको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को, मानिए कोई यहाँ पे इस टेबल पे कोई फ्लावर पॉट रखा है, राइट। फ्लावर पॉट की तरह नहीं लग रहा है, बट समझ लीजिए कि फ्लावर पॉट, ओके। और कोई दूसरी चीज आके यहाँ पे बैठ जाए और इस फ्लावर पॉट को यहाँ से हटा दे, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। या आप अपनी जगह पे बैठे हैं और कोई दूसरा आके वहां बैठ जाए और आपको रिप्लेस कर दे, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। या आपका कोई टीचर एब्सेंट होता है और उसकी जगह कोई दूसरा टीचर क्लास लेता है, तो उसको भी बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। राइट। दूसरा टर्म है इसमें न्यूक्लियोफिलिक। राइट। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है बच्चों? एक्चुअल में जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, जो ये सब्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं बच्चों, उनको हम न्यूक्लियोफिलिक तब कहते हैं या उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं अगर उनपे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। राइट, दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या कुछ बच्चे इसको कह लेते हैं बच्चों कि निगेटिवली चार्ज है, बट ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि कई जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं बट उनपे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। राइट बच्चों, तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, जो आपका हेलोजन कंपाउंड है, राइट, मानिए ये आपका एक हेलोजन कंपाउंड है। इसमें जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपको सी और एक्स के बीच में दिखाई दे रहा है। इसका नेचर क्या है बच्चों कि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये एक्स की तरफ होता है। राइट, यानी एक्स के ऊपर हम डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव शो करते हैं। राइट, तो ये कंपाउंड जो है एक परमानेंट पोलैरिटी शो कर रहा है। इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। जितने भी हेलोजन कंपाउंड है बच्चों, वो सारे के सारे जो है एक पोलैरिटी शो करते हैं। उनका कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइडेड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर बच्चों जब कोई एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, राइट, अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव हो सकता है, Br निगेटिव हो सकता है, या पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल भी जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है बच्चों। जब ये अप्रोच करता है तो ये क्या करता है बच्चों? ये जब इस मॉलिक्यूल की तरफ देखेगा बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा? ये कार्बन पे जाएगा या ये एक्स पे जाएगा? इसके ऊपर खुद तो निगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा? ये अपने अपोजिट चार्ज की तरफ जाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये इस मॉलिक्यूल पे जाएगा बच्चों और नया बॉन्ड बनाएगा। राइट, और इस एक्स को यहां से रिप्लेस कर देगा। राइट, और जो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है बच्चों, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक्स के फेवर में टूटेगा, यानी कि एक्स जो है वो पूरा पूरा पेयर ले जाएगा यहाँ से, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और चूंकि न्यूक्लियोफाइल एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा और ये जो हेलोजन है बच्चों पूरा शेयर पेयर यहाँ पे ले जाएगा। राइट, तो ये रिएक्शन बच्चों, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के आने से हेलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, नंबर एक। दूसरी बात, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ने किया है, इसीलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम एसएन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। राइट,
अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बच्चों हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और मैं आपको एक पूरा टेबल शो कर रहा हूँ। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको खुद कर करके और प्रैक्टिस कर करके याद कर। तो आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए कि जो रिएजेंट्स का नाम दिया है इन्होंने यहाँ पे NaOH और जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें OH है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। सपोज हमारे पास में जो हेलो एल्कीन है उसका फॉर्मूला RX है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, कुछ भी होगा। इसका रिएक्शन हुआ NaOH से, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, NaOH में आपको लर्न करना है कि इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और निगेटिव पार्ट कौन सा है। मेटल तो हमेशा बच्चों पॉजिटिव ही होगी, मेटल की बहुत बड़ी इंसल्ट होती है वो निगेटिव होती है, तो मोस्टली मेटल्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होती हैं। और जो OH है बच्चों ये निगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, राइट। यहाँ पे भी आप पोलैरिटी शो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपको समझना है, याद नहीं करना है, समझना है। और समझ जब ही पाएंगे जब ये पोलैरिटी और बॉन्ड ब्रेकिंग आपको अच्छे से क्लियर होता है। तो ये आपका जो OH है बच्चों, जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ये इस R से नया बॉन्ड बनाएगा, राइट, ROH हो गया ये। और यहां से ये X को रिप्लेस कर देगा और X कहाँ जाएगा, X जाएगा Na के पास में और NaX जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा कलर डिफ्रेंशिएशन करके दिखाऊं तो ये R था, राइट, और ये X यहाँ से चला गया, तो इसके साथ में कौन आ गया बच्चों, इसके साथ में आ गया यहाँ पे OH, राइट। और ये X जो है ये चला गया आपके Na के साथ में, तो ये NaX जो है यहाँ पे बन गया, राइट। तो दिस इज ए SN रिएक्शन या जिसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट दिया इन्होंने बच्चों वाटर, राइट। वाटर का अगर हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो वाटर जो है एज ए होल यानी पूरा मॉलिक्यूल ही जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए बच्चों, वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो भैया एक को तो जाना ही होगा, ये H2O हो गया। और इस ऑक्सीजन के पास में है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे रहे। इसीलिए जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बच्चों वर्क करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये पूरा पूरा जाएगा यहाँ पे, ये वाटर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा बच्चों, और X निगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये वाटर जो है यहाँ से अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये एक X जो है यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और ये हो गया आपका ROH, राइट। और ये X निगेटिव जो है इस H के साथ में जाएगा और ये बन जाएगा आपका H, राइट। तो ये बन गया आपका बच्चों अल्कोहल, पर भी आपका अल्कोहल बना था और नीचे भी अल्कोहल बना। अब बच्चों ये सब तो आपको टेबल में दे रखा है, राइट। आपको क्या करना है, आपको बच्चों एक एक केमिकल इसमें से लेना है और उसका एग्जाम्पल्स लर्न करना है, अपने मन से एग्जाम्पल बनाना है। जैसे पहले वाले के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों, ACH3CH2Br प्लस NaOH, राइट। यहाँ पे क्लियरली शो करिए कि Br इज द नेगेटिव पार्ट, CH2 इज द पॉजिटिव पार्ट, और ये आपका OH जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों। दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल पार्ट एंड इट इज गोइंग टू रिप्लेस द Br, so this is going to be CH3CH2OH plus NaBr, राइट। नाम लिख दीजिए, ये हो गया आपका ब्रोमो इथेन, राइट। और ये बन गया आपका इथेनॉल, और इसका नाम तो आपको मालूम ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सोडियम ब्रोमाइड, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आपको करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इन्होंने NaOR, राइट बच्चों। अब NaOR क्या होता है, पहले तो हमें इसका नाम समझना पड़ेगा कि ये NaOR क्या है। जी, NaOR है बच्चों NaOR, इसको हम बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड, इसका एक कॉमन नेम जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आर की जगह कोई अल्काइल ग्रुप रख लीजिए, जैसे ये हो गया आपका CH3CH2ONA, इसका नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, राइट बच्चों। तो ये आपका हो गया Na is the positive part and OCH2CH3 is the negative part, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए, आप ले लीजिए यहाँ पे CH3Br यानी ब्रोमोइथेन प्लस
CH3 CH2 ONA and this is going to be here Na will be the पॉजिटिव पार्ट और ये पूरा का पूरा बच्चों बस यही याद करना है आपको अच्छी तरीके से बुक पे अच्छे से दे रखा है राइट। ये आपका जो है वो नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट तो आपका ये जो पूरा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रिप्लेस Br तो CH3 OCH2 CH3 प्लस NaBr राइट। ये आपका हो गया ब्रोमो मीथेन राइट। और ये जो मॉलिक्यूल बना है बच्चों इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। ऑक्सी इथेन ये एक ईथर का एग्जाम्पल है यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है जो कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल है वो ईथर है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई और भी ईथर बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया बच्चों C2H5Br प्लस CH3CH2ONA इसको आपने फिर से प्लस और माइनस ये जरूर करिएगा बच्चों वरना गलती कर जाएंगे। ये हो गया आपका C2H5 OCH2CH3 प्लस NaBr राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल बना तो इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। ये भी एक ईथर है राइट। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। हम इस तरीके से ईथर को लिखते हैं यानी दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो और बीच में ऑक्सीजन हो चाहे अल्काइल ग्रुप एक जैसे हो या अलग हो हम सबको ही बच्चों यहाँ पे ईथर कहते हैं। दिस इज ए ईथर राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों अंडर एसएन रिएक्शन। अभी हमने कितने कर लिए एक तो हमने NaOH या KOH से रिएक्शन कर लिया दूसरा हमने वाटर से रिएक्शन कर लिया तीसरा हमने सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कर लिया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिएक्शन विद अमोनिया राइट। यानी RX का अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा राइट। दिस इज अमोनिया राइट। हाउ टू प्रोनाउंस इट इट इज प्रोनाउंस एज अमोनिया। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों CH3 CH2Br। अमोनिया को कैसे डाइसेक्ट करेंगे अच्छे से देख लें NH2 एंड H यानी नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट हो गया सॉरी ये NH2 हो गया नेगेटिव पार्ट और हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव पार्ट। दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल बच्चों एंड क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2 और ये H लेगा Br को और ये बन गया आपका प्लस HBr राइट। अब इसका नाम क्या है राइट। क्या आप इस मॉलिक्यूल को जानते हैं बच्चों। ये एक नया फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अमाइन और इस अमाइन का पूरा नाम क्या होगा। 2 कार्बन है इसलिए एथ हो गया सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया और फंक्शनल ग्रुप है अमाइन तो ये हो गया आपका इथेनामाइन राइट। तो ये रिएक्शन हो गई बच्चों आपकी अमोनिया से। ये रिएक्शन में अमोनिया आप जितने चाहें एग्जाम्पल्स इसके बना सकते हैं बच्चों। कन्वर्जेंस में बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत होती है और ये जो है आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिएक्शंस जो है वो अच्छे से समझ आती है। मैं बच्चों एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं आप प्रीवियस लेसन्स को तैयार करके ही अगले लेसन पे जाएं जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके राइट बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन with substituted ammonia। substituted ammonia ये तो बच्चों हमने जैसे अभी अमोनिया पढ़ा इसमें एक नाइट्रोजन पे 3 थे। इसके बाद इस नाइट्रोजन के बच्चों एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप आ गया इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन राइट। ये सब आएंगे बच्चों आपको मॉलिक्यूल सब डिटेल में है लेकिन अभी इस रिएक्शन में है इसके नाम मुझे बताना पड़ रहा है। अगर 2 अल्काइल ग्रुप है बच्चों वी कॉल इट एज ए सेकेंडरी अमाइन राइट। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप है तो वी कॉल इट एज ए टर्शरी अमाइन। ये सभी जो है बच्चों आपके अल्काइल हैलाइड से हेलो एल्केन से रिएक्शन कर सकते हैं और ये सभी जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या है बच्चों ये आप हो गया आपका 1 डिग्री दिस इज योर 2 डिग्री एंड दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। ठीक इनका रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। आप एक हेलो एल्केन ले लीजिए दिस इज CH3Br प्लस अब हमें लेना है सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो ये तो हो गया आपका बच्चों नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 थे ना। अभी हमने इस पे एक मिथाइल ग्रुप राइट यानी ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन जिसका नाम है मीथेनामाइन। अब इसमें आपको बच्चों प्लस माइनस करना बहुत जरूरी है
तो एक हाइड्रोजन आपका इसमें पॉजिटिव पार्ट रहेगा और बाकी मॉलिक्यूल जो है बच्चों निगेटिव पार्ट रहेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल आपका ये आ गया। इस Br को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 and HCH3 and one hydrogen is still here। तो यानी कि ये आपका प्राइमरी अमाइन से बच्चों ये सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन हो तो क्या होगा? टेक अगेन दिस CH3Br प्लस दिस इज योर नाइट्रोजन। ऊपर वाले पे दो हाइड्रोजन थे ना बच्चों, आपकी केवल एक हाइड्रोजन रखो और इस पे दो मिथाइल लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अमाइन और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एन मिथाइल मिथेनामाइन। ये सारे नाम बच्चों अमाइन चैप्टर में फिर से आएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, लेकिन अभी इसका नाम एन मिथाइल मिथेनामाइन है, अच्छे से याद कर ले, राइट। इसको कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों? ये हो गया इसका पॉजिटिव पार्ट और बाकी सारा मॉलिक्यूल हो गया इसका निगेटिव पार्ट, तो दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, राइट। और ये Br को रिप्लेस करेगा बच्चों, तो क्या बनेगा इसमें? CH3, फिर आप न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दीजिए N, CH3 और CH3, यानी कि आपका 2 डिग्री अमाइन से यहाँ बन गया आपका 3 डिग्री अमाइन। और साइड प्रोडक्ट क्या है बच्चों? साइड प्रोडक्ट हम लिखना भूल ही गए, और चिंता ना करिए, सब में जो है वो HBr को पकड़ेगा और ये बन जाएगा HBr और यहाँ पे भी बन जाएगा HBr, राइट। अब जब तक हमारे पास हाइड्रोजन था बच्चों, हमने इसको जो है प्लस माइनस में इजीली डिवाइड किया, लेकिन अगर हमारे पास में टर्शरी अमाइन ही है CH3 N CH3 और CH3, कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, राइट, तो क्या इसकी RX से रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बच्चों होती है रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा अलग ढंग का बन जाता है, CH3N CH3 CH3, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी यूज हो जाता है और ये हो गया पॉजिटिव X निगेटिव। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों बहुत स्पेशल है, नाम याद कर लीजिए, इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, राइट। अभी इसकी ज्यादा डिटेल में ना जाए, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे अभी आप ध्यान बनाए रखिए, राइट बच्चों। नेक्स्ट है रिएक्शन विद KCl, रिएक्शन विद KCl। मुझे पक्का मालूम है कि बच्चे KCl में तो प्लस माइनस निकाल ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? K जो है आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया और CN जो है वो निगेटिव पार्ट है, राइट। यहाँ याद रखिए बच्चों कि KCl इज ए हाईली आयोनिक कंपाउंड, राइट। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, जैसे उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो फटाक से डिसोशिएट हो जाएंगे। ये वाला जो है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, तो RX प्लस KCN इज इक्वल टू RCN प्लस KX, राइट। यानी ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, X जाएगा K के साथ में और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, CH3Br plus KCN is equal to CH3CN plus KBr। ये जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बना है बच्चों, इसको हम कहते हैं नाइट्राइल, राइट। और नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा, दो कार्बन दिख रहे हैं ना मेन चेन में, इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, राइट। नेक्स्ट बच्चों, इससे एक मिलती जुलती रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, क्या इसमें सरप्राइज है, देखिए रिएक्शन में सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, इसको हम बोलेंगे AgCN। बच्चों ये KCN और AgCN दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट रिएक्शन में फर्क है और यही चीज आपको याद है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, RX प्लस AgCN, यहाँ पे जो AgCN मॉलिक्यूल है बच्चों ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, यानी Ag और C के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है और उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, हमेशा होगा क्योंकि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो कार्बन के साथ यूज हुए लेकिन एक पेयर यूज नहीं हुआ। दिस इज RNC प्लस AgX। सरप्राइज देख लीजिए बच्चों, डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे CN नहीं है बच्चों, NC है और इसको सब बच्चे अच्छे से नोट कर लें, इसको हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। रीजन इसका बच्चों अभी हमको डिस्कस करना है डिटेल में, हम ये अभी तुरंत एसएन रिएक्शन लेके तुरंत इसको डिस्कस करते हैं, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, CH3Br प्लस AgCN
gives you CH3NC plus AgBr। राइट बच्चों, यहाँ पे यहाँ कार्बन का लेंथ छोटा रह गया बच्चों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो यहाँ दो कार्बन काउंट नहीं करेंगे, कोई बच्चा काउंट नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो ये क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज बच्चों मिथाइल आइसोसाइनाइड। राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन की केमिस्ट्री के बारे में बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, MIC जो है वो पूरी इंडिया वाले कभी भूल नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट या खतरनाक कंपाउंड कह लीजिए बच्चों, क्योंकि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी बच्चों, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, एक फैक्ट्री में से गैस रिलीज हुई थी, वो गैस बच्चों कोई और नहीं थी, वो गैस जो थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC थी। राइट, और MIC इज ए वेरी पॉइजनस गैस, इंडस्ट्रीज में काम आती है, लेकिन अगर ह्यूमन कंजम्पशन में आ जाए तो ये डेथ या और बहुत सीरियस प्रॉब्लम कॉज करती है। राइट बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है RX प्लस AgNO2। राइट, और दूसरा है RX प्लस KNO2। यहाँ पे भी बच्चों वही कहानी है कि जो K है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस की ब्रेकिंग आपकी उम्मीदों के अनुसार है, तो ये बन गया RNO2, जिसको हम नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं बच्चों। लेकिन यही जब AgNO2 का केस है बच्चों, तो ये नाइट्रोजन की साइड से नहीं जुड़ता है, ये ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता है। दिस इज गोइंग टू बी हियर RON, यानी कि ये बन गया आपका नाइट्राइट कंपाउंड। राइट, रीजन क्या है ये अभी हम तुरंत से ये रिएक्शंस खत्म करके इसको डिटेल में ले लेंगे बच्चों। राइट, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों, जैसे CH3Br प्लस KNO2 gives you CH3NO2 प्लस KBr। इसका कंपाउंड का नाम है बच्चों, दिस इज नाइट्रोमीथेन। और यही हम CH3Br प्लस AgNO2 लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा CH3ON प्लस AgBr, यानी ये हो गया आपका मिथाइल नाइट्राइट एज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। राइट बच्चों, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, देखिए बच्चों, RC डबल बॉन्ड OOAG, ये तो होता है फॉर्मूला, और इसको हम कट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये हो गया इसका पॉजिटिव पार्ट और ये हो गया निगेटिव, यानी न्यूक्लियोफाइल पार्ट बच्चों ये है इसका। एग्जांपल ले लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OOAG, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, इसका नाम है सिल्वर एथेनोएट। राइट, सिल्वर एथेनोएट। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, मैंने प्लस माइनस तो बता ही दिया आपको, तो कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें, आप फटाक से बना लेंगे बच्चों। दिस इज CH3Br प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया आपका प्लस, ये आ गया आपका CH3 इसके साथ में, और प्लस AgBr। ठीक है बच्चों, ये पार्ट जो है आपका यहाँ जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, क्योंकि यह है न्यूक्लियोफाइल, और आपका प्रोडक्ट बन गया इसका। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ये रिएक्शन देख लीजिए बच्चों, दिस इज योर सिल्वर एथेनोएट CH3C डबल बॉन्ड OOAG। राइट, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Br से, तो क्या होगा बच्चों, ये CH3 जो है आपका, ये इस पूरे नेगेटिव पार्ट को रिसीव करेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgBr। राइट बच्चों, ये जो रिएक्शन कंपाउंड बना है बच्चों, इसको हम एस्टर कहते हैं, और इस एस्टर का नाम है, दिस इज ये दो कार्बन कंटिन्यूएशन में है, तो ये हो गया एथेनोएट। राइट, और ये जो है आपका कार्बन जो है, जो ब्रिज ऑक्सीजन है उसके इस तरफ है, तो इसका हो गया मिथाइल, तो दिस इज मिथाइल एथेनोएट, इट इज अ टाइप ऑफ एस्टर। राइट बच्चों,
नेक्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं बच्चों, दैट इज रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद LiAlH4। इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। राइट बच्चों, ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में हर कंपाउंड के साथ में आएगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत अच्छी तरीके से दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत अच्छे से दे सकता है बच्चों। राइट, तो ये RX के साथ में जब हम LiAlH4 की रिएक्शन कराते हैं, तो ये X जो है बच्चों रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह RH यानी H आ जाता है। इस रिएक्शन का ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा है, बट आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगा वो हाइड्रोजन के द्वारा होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका जो है H निगेटिव है, जो यहाँ पे आके रिप्लेस करेगा। तो इस रिएक्शन से अल्केन्स जो है बच्चों बहुत अच्छे से बन जाती हैं। और ये आपको याद रखना है, यानी कभी भी हेलो एल्केन से बच्चों आपको एल्कीन्स बनाना है। तो CH3H लिखूंगा मैं, तो ये क्या हो गया, ये CH4 ही तो हो गया। तो ये जो है बच्चों आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया जा सकता है। राइट बच्चों, तो ये सारी रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमको जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अभी डिस्कस करना है कि इस तरीके से जो KCN और AgCN वाला जो प्रॉब्लम था, कि KCN के केस में बच्चों हमको मिल रहा था RX प्लस KCN इज इक्वल टू RCN प्लस KX। और यही रिएक्शन जब हम करा रहे थे बच्चों आपका AgCN के साथ में, तो यहाँ मिल रहा था RNC प्लस AgX। राइट, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको डिस्कस करना है बच्चों। एंड रीजन जो है बहुत आसान है। देखिए तो बच्चों, KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, पहली बात याद कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका मतलब यह है कि KCN जब भी रिजॉल्व किया जाएगा बच्चों, तो ये K पॉजिटिव और CN नेगेटिव दे देगा। राइट, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है या कार्बन पे है, ये बताइए बच्चों। देखिए यहाँ पे K और C के बीच में बॉन्ड था, K चला गया तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया या नहीं आ गया। राइट, तो ये कार्बन निगेटिवली चार्ज है और ये बॉन्ड बनाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि CN निगेटिव जो है वो रेजोनेंस स्टेरिलाइज्ड है, यानी कि इसके कुछ मॉलिक्यूल्स में जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव कार्बन के ऊपर है और कुछ एक में निगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में निगेटिव चार्ज है, यानी ये किसी से भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये बच्चों RCN ही बनता है, RNC नहीं बनता है KCN के केस में। क्यों? क्योंकि दिस बॉन्ड बिटवीन द R एंड C is much stronger, right, in comparison to this bond which is weaker, right। तो दैट इज वाई इन द केस ऑफ KCN बच्चों, हमारे पास जब भी रिएक्शन होगी RX प्लस KCN, तो आप इसमें RCN बनाएंगे और KX जो है एज ए साइड प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली बताना होगा अपने एग्जामिनर को कि R और CN के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाने के लिए ये जो CN भाई साहब हैं, ये कार्बन की तरफ से जाके जुड़ जाते हैं, ये नाइट्रोजन की तरफ से नहीं जुड़ते हैं। राइट, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। KCN आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनाइज होकर CN नेगेटिव देता है। CN नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि CN की दो कैनोनिकल फॉर्म हो गई, एक पे कार्बन पे नेगेटिव है और एक पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। राइट बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका CN नेगेटिव जो है वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन से, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि कार्बन से बॉन्ड बनाना स्ट्रॉन्ग है बच्चों। इसका मतलब ये है कि RCN ही बनेगा। राइट, तो KCN का केस क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों AgCN के केस में। AgCN जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये Ag और C में जो है वो ऑलरेडी जो है एक बॉन्ड प्रेजेंट है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये कार्बन जो है वो अवेलेबल नहीं है, आप इस तरीके से मान सकते हो। जबकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के ऊपर बेटा ग्रुप 15 का है, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और 5 में से 3 यहाँ यूज हो गए ट्रिपल बॉन्ड में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो चूंकि ये यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए ये
जब बॉन्ड बनाने जाता है RX के साथ में, तो ये नाइट्रोजन ही जाता है बच्चों, तो उसकी वजह से ये RNC बनता है पहले और फिर AG से छोड़ के भाग जाता है, यानी कि AgX जो है वो बन जाता है। तो व्हाट रीजन यू विल गिव इन एग्जाम, यू विल से दैट कि AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। नंबर वन, कार्बन नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। क्यों भैया, क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये सिल्वर के साथ में अटैच्ड है। बट नाइट्रोजन हैज ए लोन पेयर, right? Hence it is available for the reaction. That is why in this case we get the RNC, right? Right, बच्चों? Now we are starting the mechanism of nucleophilic substitution reaction. राइट बच्चों, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है बच्चों, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, SN1 एंड SN2। इनका क्या मतलब है बच्चों? SN1 का मतलब ये है कि मोनोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, और SN2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। राइट, इनके मीनिंग आपको बच्चों क्लियर हो जाएंगे, आपको मैकेनिज्म का डिटेल देखना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं SN2, या जिसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। राइट, तो लेट्स स्टार्ट SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के लिए जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले तो ये आप कार्बन का 3D स्ट्रक्चर समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 3D शुरू हो जाता है। क्लास 11th का सब्जेक्ट है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो दो लाइनें बच्चों आपको ये कंटिन्यूअस लाइनें बनी हुई, इसका मतलब है कि ये जो है आपके प्लेन ऑफ पेपर में, राइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल में है। राइट, ये जो आपका सॉलिड वेज दिखाई दे रही है दिस वन, ये जो सॉलिड वेज है, इसका मतलब ये बॉन्ड जो है ये निकल के आपके मुंह की तरफ आ रहा है, यानी कॉपी से बाहर आ रहा है। और जो बच्चों ये ब्रोकन लाइन बनी हुई है बच्चों, ये कार्बन से पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि आपकी कॉपी के अंदर जा रही है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो आपको समझना है, और इसका काफी यूज जो है मैकेनिज्म में होता है। राइट बच्चों, अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जिसको आप चाहें तो शॉर्ट में CH3Br भी लिख सकते हैं, बट मैकेनिज्म में ऐसे दिखाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैकेनिज्म समझ नहीं आएगी आपको, और ना एग्जामिनर की समझ आएगी। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर जो है अटैक करेगा। तो सबसे पहले इसकी पोलैरिटी शो कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया आपका Br नेगेटिव, और ये हो गया आपका कार्बन पॉजिटिव, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सी टेम्पररी इंटरमीडिएट स्पीशीज बन जाती है। वो क्या है बच्चों? एक तरफ तो Br जो पहले से अटैच था, और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जो कि आ रहा है, और Br जिसको जाना है लेकिन अभी गया नहीं है, यानी एक टेम्पररी इंटरमीडिएट स्टेज बन गई, जिसको हम कहते हैं पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बच्चों बहुत शॉर्ट लिव होता है, यानी इसको आप केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मैकेनिज्म समझाने के लिए हमको बताना पड़ता है कि भाई ये एक पेंटावेलेंट कंपाउंड बनता है। राइट, अब इसके बनने के बाद बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका Br है, ये तो यहां से चला गया, यानी ये बाहर हो गया, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया। राइट, ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे ही रहा, ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे ही रहा, ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे ही रहा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल भैया हैं, इन्होंने यहां से ज्वाइन कर लिया। तो ये आपका मैकेनिज्म है, ये समझा रहा है कि कैसे न्यूक्लियोफाइल आया और कैसे Br जो है वो सब्स्टिट्यूट इसमें कर दिया। राइट, अब इसको हम बाई मॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं? राइट बच्चों, ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है। पहला स्टेप स्लो स्टेप, और दूसरा स्टेप बच्चों फास्ट स्टेप। राइट, अब चूंकि बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स पूरी पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे आपको एक शॉर्ट में समझाना पड़ेगा
कि स्लो और फास्ट स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया होता तो वहीं पे ये आपको समझ आ जाए। बच्चों जब भी कोई हम काम करते हैं या कोई काम मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं, तो जो स्टेप बच्चों स्लो होता है वो डिसाइड करता है कि हम कितना काम करने वाले हैं, और जो स्टेप फास्ट होता है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है कि कितना काम होगा। जैसे आप सोचिए कि आप और आपके दो फ्रेंड एक लाइन लगा के खड़े हैं, एक चेन आप लोगों ने बना दिया, राइट। पहले वाले का नंबर एक, बीच वाले का दो और तीसरे वाले का तीन है। सबको जो है बच्चों कोई पीछे से एक पैकेट दे रहा है और सबको पास करना है। पहला वाला दूसरे को देगा, दूसरा वाला तीसरे को देगा, और तीसरा जो है बच्चों वो एक टेबल पे रख देगा उसको, यानी कि वहां जमा हो जाएगा। अब पहला वाला जो है बच्चों स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो, राइट। इतना स्लो कि वो सही से दूसरे वाले को दे ही नहीं रहा है। तो और जबकि दूसरा वाला बहुत क्विक है, एकदम क्विकली पैकेट पकड़ा उसने, उठा के उसको रख दिया। तो अब बताइए बच्चों कि कौन डिसाइड करेगा कि कितने पैकेट टेबल पे रखे जाएंगे 1 मिनट के अंदर, जो स्लो वाला भैया है या जो फास्ट वाला है। फास्ट वाला तो अपना काम कर रहा है ना, वो फास्ट वाला क्या करेगा, ज्यादातर टाइम खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वन उसको देगा ही नहीं। तो कितने पैकेट टेबल पे आएंगे वो स्लो स्टेप डिसाइड करता है। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में हमको ये डिसाइड करना है कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, तो हमें उसका स्लो स्टेप देखना होगा कि स्लो स्टेप कितना स्टेप है। अब आप ही देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे इन दोनों ने रिएक्ट किया और ये पेंटावेलेंट बना दिया, ये स्लो स्टेप है। लेकिन जैसे ही पेंटावेलेंट बना वो तुरंत से जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, पहले वाला या दूसरा स्टेप होगा? ये बच्चों पहला स्टेप है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। क्योंकि इसमें स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, यानी एक तो आपका हेलो एल्केन यानी RX हो गया, और दूसरा आपका बच्चों न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस मैकेनिज्म एज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। मैं एक बार लिख देता हूं बच्चों, और आपको भी उसको लिख लिख के ही याद करना है कि इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप है? रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप, राइट। टू molecules are involved, hence it is a bimolecular reaction, bimolecular reaction, right। इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक। हाँ बच्चों, इस SN2 रिएक्शन में हमको ये समझना है कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो SN2 को प्रमोट करेगा। तो एक हेडिंग है बच्चों, इसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस डिसाइड करती है कि कोई मॉलिक्यूल SN2 मैकेनिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। बच्चों ये आपका कार्बन मॉलिक्यूल है और ये इसकी 4 वैलेंसी है, राइट। अब इसमें क्या अटैच्ड है, ये हम लोग कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एक्स कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, राइट। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के ऊपर अटैक कर, राइट। और कार्बन जो है अपने चारों तरफ से इन ग्रुप से ढका हुआ है। अगर ये ग्रुप हाइड्रोजन है तो ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि एक ही एटम है, छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होती है। लेकिन यही ग्रुप अगर बच्चों बड़े ग्रुप हो जाते हैं, राइट, तो क्या होगा, ये कार्बन कवर्ड हो गया चारों तरफ से, तो उससे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में परेशानी होती है, राइट। तो मैं आपको बच्चों एक तीन मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं और आपको बताना है कि किसके अंदर कार्बन कितना अवेलेबल है, राइट। दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन है, एक्स है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन। ये आपका बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें एक मिथाइल है, एक एक्स है, एक एच है और एक एच है। ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल है बच्चों, इसके अंदर और एक मिथाइल लग गया और एक एच है। और ये आपका चौथा मॉलिक्यूल है,
यानी इस पे 4 मिथाइल ग्रुप हो, राइट। इन सभी पे ये न्यूक्लियोफाइल भैया जो है ये अटैक करने की सोच रहे हैं कि भाई मैं जाऊंगा तो मैं इस कार्बन के पास भी जा सकता हूँ, मैं इस कार्बन के पास भी जा सकता हूँ, मैं इसके पास भी जा सकता हूँ और मैं इसके पास भी जा सकता हूँ। अब लेकिन ये कार्बन जो है ये प्रोटेक्टेड है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन से ढका हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप से ढका हुआ है, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप 2 हो गए और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप बच्चों 3 हो गए। तो अब आप ही बताइए बच्चों कि किस केस में जो स्टीरिक हिंड्रेंस है यानी कि छुपावपना है या ढकाव है वो ज्यादा है। स्टीरिक हिंड्रेंस बच्चों यहाँ पे STARIC स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है बच्चों मिनिमम। क्यों है मिनिमम? क्योंकि हाइड्रोजन क्या बच्चों किसी कार्बन को ढकेंगे, वो तो खुद ही छोटे से हो। और स्टीरिक हिंड्रेंस बच्चों यहाँ है मैक्सिमम, राइट। यानी SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो SN2 के लिए मोस्ट रिएक्टिव हो, या जिसको हम कह सकते हैं having maximum tendency towards SN2 mechanism, ये मॉलिक्यूल SN2 मैकेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा हो, राइट। मैक्सिमम रिएक्टिव, ये इससे कम होगा और ये इससे भी कम होगा। इसको हम 3 डिग्री हेलो एल्केन आइडेंटिफाई करते हैं, इसको 2 डिग्री और इसको 1 डिग्री, और इसको हम किसी कैटेगरी में नहीं कहते क्योंकि इसमें कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बच्चों 3 to 1 में कौन सा होगा? 1 डिग्री मैक्सिमम रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री इससे कम होगा और 3 डिग्री इससे कम होगा, राइट बच्चों। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि SN2 मैकेनिज्म में जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होने का मतलब यह है कि कार्बन को पड़ोसी कार्बनों ने घेर रखा है, जितना कम होगा उतना न्यूक्लियोफाइल अच्छे से रिएक्ट करेगा, उतना मैकेनिज्म फास्ट होगा, राइट बच्चों। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट मैकेनिज्म व्हिच इज SN1 मैकेनिज्म, राइट। दिस इज SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मोनोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन मोनोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, राइट बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों? देखिए तो आपका कार्बन जो है वो मैक्सिमम कवर्ड होता है बच्चों, यानी इस पे आप ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगाइए, जितना ढका हुआ होगा, जितना स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उतना ज्यादा SN1 मैकेनिज्म के लिए होगा मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस। अब चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहा है, बट न्यूक्लियोफाइल भैया वेट तो कर ही रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ये बॉन्ड जो कार्बन हेलोजन के बीच में है ये ब्रेक हो जाएगा और ये बन गया आपका एक प्लानर स्ट्रक्चर, और ये X यहां से चले गए। अब X तो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके गए ना, ये हो गया निगेटिव, और बेचारा कार्बन जिसके इलेक्ट्रॉन ले गए हैं वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये बन गया बच्चों आपका एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका इंटरमीडिएट बन गया। ये भी शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट होता है। शॉर्ट लिव्ड क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका स्लो स्टेप है। फिर जब ये बन गया बच्चों, अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये कार्बोकेटाइन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, अब न्यूक्लियोफाइल भैया इस पे अटैक करने वाले हैं। तो चलो अगली लाइन में ही मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये आपका कार्बोकेटाइन है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, यानी दोनों साइड से कर सकता है। आगे जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका आपको मतलब समझ आएगा बच्चों। CH3 CH3 CH3, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, राइट। और ये X निगेटिव जो है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में जो भी होगा उस पे रिएक्ट करके फाइनली सेटल हो जाएगा, राइट। अब इस मैकेनिज्म में देखिए बच्चों, इस स्लो स्टेप में एक सिंगल मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल इन स्लो स्टेप। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है कि हम
रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारा कितना फास्ट या कितना स्लो होगा, स्लो स्टेप से ही जो है वो रिएक्शन की रेट डिसाइड होती है। और यहाँ पे स्लो स्टेप में एक सिंगल मॉलिक्यूल ही है, कोई दूसरी स्पीशीज नहीं है, इसीलिए बच्चों हम इसको SN1 मैकेनिज्म कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमॉलिक्यूलर कहते हैं। राइट, तो अगर यहाँ पे भी बच्चों मैं आपको 3 मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं, राइट, पहला हो गया आपका CH3CH2Br, दूसरा हो गया CH3CH3Br, तीसरा हो गया CH3CH3CH3Br। ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये कार्बन सबसे ज्यादा ढका हुआ है और ये कार्बन सबसे कम ढका हुआ है। राइट, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म में आपको तो ढका हुआ कार्बन चाहिए ना, तो ये हो गया आपका SN1 का मैक्सिमम रिएक्टिव। राइट, विल शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के लिए जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, राइट, मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस will promote SN1 mechanism, right, will promote SN1 mechanism, right बच्चों। तो ये एक और इसके अंदर एक बात रह गई है बच्चों, ये कार्बन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कार्बन कवर्ड है या ढका हुआ है तो SN1 होगा, और नहीं कवर्ड है नहीं ढका है तो SN2 होगा। एक बात ये भी होती है कि अगर हमारे पास में ये RI, RBr, RCl या RF एल्काइल ग्रुप सेम है सपोज करिए, तो क्या हेलोजन के डिफरेंस से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये जो I है ये बड़ा है साइज में, ये Br थोड़ा छोटा है, Cl उससे भी छोटा है और F उससे भी छोटा है। तो ये जो बॉन्ड है बच्चों ये वीकेस्ट बॉन्ड, वीक बॉन्ड होने की वजह से बच्चों ये इजी टू ब्रेक होता है, यानी दिस Ri विल बी मैक्सिमम रिएक्टिव मैकेनिज्म कोई सी भी हो, ये RBr के कंपैरिजन में मैक्सिमम रिएक्टिव होगा, RBr उससे कम होगा, RCl उससे कम होगा, और RF जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बच्चों, ये इन सबके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होगा। राइट बच्चों, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और घुमा घुमा के और बहुत तरीके के आएंगे, वो सब आप जब ही कर पाएंगे बच्चों, ये मैकेनिज्म आप अपने हाथ से जो है ट्राई करके और टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद में फिर अपने नोट्स बना के आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा, बिल्कुल आप अच्छे से इसको करेंगे। राइट बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।